गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग आपके लिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इसके पहले हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा था और उसके 4 स्पेशल केसेस देखे थे। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन जस्ट उसके अपोजिट है। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर कोलिजन होता है तो उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कोलिजन इट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्ट रूप से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी during collision, that is called the elastic collision. If there is a loss of kinetic energy during collision, that is called the inelastic collision. क्या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए कि द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोग को फिर से बताना चाहूंगा कि मोमेंटम जो होता है P से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को। P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। क्या होता है? mv, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है? जैसे कि आपका कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन होता है। जैसे दो ट्रेन के बीच में मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। जैसे कि अगर दो ट्रेन टकराता है तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आता है, क्योंकि क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो जब कोलिजन होता है तो क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। उसी प्रकार जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? मोमेंटम में भी चेंज होगा। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है? सेम रहता है। कैसे? एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेन टकरा रहे हैं, बस टकरा रहे हैं, है ना, दो बाइक टकरा रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है, बाइक है, कार है, ट्रक है, ट्रेन है, उनका जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो क्या है? मोमेंटम भी क्या है? चेंज हो जाएगा। मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये पूरी चीज कहां पे हो रही है? इस अर्थ पे हो रही है। कहां पे हो रही है? अर्थ पे। तो ओवरऑल जो अर्थ का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका कहने का मतलब है कि जो अर्थ का जो मास है वो फिक्स्ड है। अर्थ का जो मास है वो सर्टेन है। अर्थ का मास कितना होता है? अर्थ का जो मास होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 10⁻24 किलोग्राम। 10⁻24 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे कि ये 10⁻24 किलोग्राम इंटू मास, अर्थ की जो भी वेलोसिटी है, अर्थ की जो भी वेलोसिटी होती है, तो अर्थ की वेलोसिटी, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अर्थ के अंदर ट्रेन टकरा रहे हैं, है ना, बाइक टकरा रहा है, ठीक है, ट्रक टकरा रहा है, लेकिन इनकी वेलोसिटी में अंतर आ रहा है। उनकी वेलोसिटी में यहाँ पे अंतर आएगा, इंडिविजुअल एलिमेंट की वेलोसिटी में अंतर आएगा, तो मोमेंटम में डेफिनेटली अंतर आएगा। लेकिन अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन 365 डेज में कर रहा है, तो वो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन भी 365 डेज में ही करेगा। उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोलिजन के कारण अगर इंडिविजुअल एलिमेंट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो अर्थ की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि अर्थ जो है अपना नेक्स्ट रोटेशन सन के चारों तरफ फिर से 365 डेज में करेगा, इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो अर्थ की जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। कंजर्व है। कंजर्व का हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट मे चेंज बट द मोमेंटम ऑफ ओवरऑल सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, विल रिमेन सेम। होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया हो। सेकंड क्या बोल रहा है? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगेन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पता होगा, जिसमें बोला गया एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जब आता है तो हमको क्या मिलती है? लाइट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? लाइट एनर्जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द 90 to 95% इलेक्ट्रिसिटी हमारे हीट एनर्जी से पैदा किया जाता है। कहाँ से पैदा किया जाता है? हीट एनर्जी। कहाँ से हीट एनर्जी से पैदा किया जाता है? कोरबा में। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोल माइंस होने के कारण वहाँ कोयले का खुदाई किया जाता है। वहाँ पर कोयले को
जलाकर स्टीम पैदा किया जाता है, उस स्टीम से हीट एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो द टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी विल रिमेन, इट कैन बी चेंज्ड in one form to another form. Then third part is the kinetic energy is conserved. So the kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved. ठीक है, तो हमारी एनर्जी मेनली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किससे किससे मिलकर बनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मिला के क्या होता है, टोटल एनर्जी। क्या होता है, टोटल एनर्जी। कहने का मतलब है अगर कोलिजन के पहले दोनों 50 + 50 थे तो टोटल एनर्जी कितनी थी, 100 थी। टोटल एनर्जी कितनी थी, 100 थी। अगर कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, लॉस होकर ये 40 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अभी भी हमारा टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 40। अगर हमारा क्या होता है कि कोलिजन के बाद अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी 30 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 70। तो ओवरऑल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार से मेनली हमको अगर कोई भी हमको इंटरव्यू में पूछता है, वाइवा में पूछता है कि व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन, सो यू विल से इन द इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉर द डेरिवेशन of the inelastic collision and we will also cover in today's lecture the coefficient of restitution. What is the coefficient of restitution? तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि coefficient of restitution क्या होता है। It is the ratio of velocity of approach to the velocity of separation. इसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन हुआ है, कि इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इसकी वैल्यू के आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं, किसकी वैल्यू के आधार पर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के वैल्यू के आधार पर। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन में डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या निकलता है, और जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में वो साउंड और हीट के फॉर्म में होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी दो गाड़ी में टक्कर होता है तो बहुत बूम सा आवाज आता है, ठीक है। तो वो जो उनका काइनेटिक एनर्जी रहता है, जो उनका काइनेटिक एनर्जी रहता है वो किस फॉर्म में लॉस हो जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाता है या हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। देखिए जब भी कोई दो बाइक टकराता है, कार टकराता है, तो उसमें से बहुत बूम सा आवाज आता है, या तो फिर उसमें बहुत मतलब आग लग जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका साउंड या हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से। देखिए ये डायग्राम है, बिफोर कोलिजन क्या था, दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 था, वो u1 वेलोसिटी से चल रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 था, वो रेस्ट पे था, उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों को दोनों एक जगह चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है। पहले क्या था, बिफोर कोलिजन क्या था, दोनों सेपरेट थे, दोनों क्या थे, सेपरेट थे। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 था और वो रेस्ट कंडीशन पे था, किस पे था, रेस्ट कंडीशन पे। और पहले मास का ऑब्जेक्ट m1 था, वो u1 वेलोसिटी से चल रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है। ये रेस्ट पे कुछ समय बाद जाके इससे बूम से टकराता है, ठीक है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये जो है, इस जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है, समझ रहे हो, मतलब ये जो है इसी के साथ चिपक जाता है और इसके साथ घसीटते हुए चला जाता है। इसको इंग्लिश वर्ड में बोल सकते हैं कि बोथ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू ईच अदर एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, और एक कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं जिसको v बोलते हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसमें क्या है कि एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम को कैसे देते हैं, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही है हमारा लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल मोमेंटम, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम लिखेंगे इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम लिखेंगे। हम लोगों ने लिखा है कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 इंटू 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन पे, किस पे है, रेस्ट कंडीशन पे, ठीक है। उसके बाद इस दोनों की वेलोसिटी क्या है,
दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या है, v हो गया, ठीक है। पहले सपोज ये 50 किलोग्राम था, ये 20 किलोग्राम था, तो अब दोनों एक साथ चिपक गया तो क्या हो गया, 50 + 20 या 50 + 20 कितना हो गया, 70 हो गया। कितना हो गया, 70, ठीक है। तो टोटल मास हो गया 70 इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके वेलोसिटी लिखना है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ बेसिकली, तो मेरा वर्ड्स जो नंबर्स हैं वो हिंदी में निकल जाते हैं, इंग्लिश में निकल जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए हिंदी तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं किसी से 70 किसको बोलते हैं, तो 70 को ही 70 बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया m1 u1, ठीक है। m2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, m2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 के साथ ऐड करूंगा तो यही नंबर आएगा, तो उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया m1 + m2 इंटू v। यहाँ से मैंने v की वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी है, तो v = m1 u1 m1 + m2। मतलब आफ्टर कोलिजन what will be the velocity, after collision what will be the velocity, so this is the common velocity m1 u1 upon m1 plus m2। देन हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं आफ्टर कोलिजन। जनरली हम लोग जब भी लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। जनरली हम लोग सब केस में फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं जब भी डिफरेंस लेना रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए किए हैं क्योंकि इनिशियली जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा और बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, तो जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप लोग को पता होगा कि ये डेल ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, चेंज या डिफरेंस बताने के लिए ये डेल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो ये डेल ऑपरेटर किसको बताता है, चेंज को बताता है। किसको बताता है, चेंज, है ना। तो पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना था, बाद में कितना हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर चेंज को या डिफरेंस को बताने के लिए यूज किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप लोग को पता है, काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी = हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 1/2 m1 u1 के स्क्वायर, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, ठीक है। इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी क्योंकि इसका तो वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसका अगर काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे भी 0 को जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, ठीक है। 1/2 m1 u1 के स्क्वायर माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ टोटल मास m1 + m2 प्लस इंटू v का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म लिख दिए, माइनस हाफ m1 m2 को यहाँ पर लिख दिए हैं, इस वाले टर्म को यहाँ पर लिख दिए, और ये जो v स्क्वायर है ना, यहाँ पर हम लोगों ने v का इक्वेशन निकाला था। देखिए v का इक्वेशन क्या है, m1 u1 m1 + m2, तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। v का स्क्वायर में ये v की वैल्यू है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो पूरा टर्म्स में क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मैंने पूरे टर्म्स में क्या लिख दिया है, स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ सब लोग समझ सकते हैं कहाँ से आया है v, एक बार देख लीजिए, समझ नहीं आया तो एक बार देखिए, यहाँ पर v की वैल्यू हम लोगों ने लिखी, v स्क्वायर करेंगे तो सारे टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सारे टर्म का स्क्वायर, मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर v स्क्वायर यहाँ पर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ से देखिए, ये दो m1 + m2 का होल स्क्वायर और m1 + m2 सेम टर्म है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आंसर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि 1/2 m1 u1 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1/2 m1 एंड u1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, m1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से एक m निकाल देंगे और u1 के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, 1/2 m1 u1 के स्क्वायर कॉमन लिए हैं, ये पूरा कॉमन लिए हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा, 1, क्या बच जाएगा, 1 माइनस, देखो 1/2 निकल गया, u1 का स्क्वायर निकल गया, m1 निकल गया, तो दो में से एक निकल गया तो एक बचा, m1 अपॉन इसमें से एक ठो m1 + m2 बचा हुआ है, m1 + m2, तो m1 + m2, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितने निकलेगा, m1 + m2, तो m1 + m2 इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है,
1 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो दोनों का जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, तो इधर जाके क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस m1 कैंसल, ठीक है, ये आपका एलसीएम है। तो क्या बच गया 1/2 m1 u1 के स्क्वायर अपॉन ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा है सिर्फ m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और किस फॉर्म में लॉस हुआ है, हीट और साउंड के फॉर्म में। जब भी दो गाड़ियां टकराती हैं तो या तो आग लग जाता है, हीट जनरेट होने लगते हैं, या तो बहुत जोर से साउंड आता है, तो हीट और साउंड के फॉर्म में लॉस होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और डेरिवेशन को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ आगे और पढ़ेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने इनइलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन देख लिया है, इनइलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक देख ली है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो देख ली है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, और वो लॉस हीट और साउंड के फॉर्म में है। उसको एक और तरीके से देखते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको देखने के लिए हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, रेशियो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली सिर्फ जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट था जिसका मास m1 था वही मूव कर रहा था, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। सेकंड वाला तो रेस्ट कंडीशन पे था, तो सेकंड वाला रेस्ट होने उसके कारण जीरो हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। फाइनल का क्या हो जाएगा, फाइनल में दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो 1/2 दोनों का मास ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, और दोनों कॉमन वेलोसिटी v से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने v की वैल्यू रख दी है, किसकी वैल्यू रखी है, v की वैल्यू रखी है। आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जब कॉमन वेलोसिटी थोड़ी देर पहले निकाला था उसमें उसका v कितना निकाला था, m1 प्लस m2 इंटू u1 निकाला था, यही निकाला था हम लोगों ने। मतलब हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे तो जब हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके निकाला था, तो वह हमने वहाँ पर कॉमन वेलोसिटी ये निकाला था। क्या निकाला था, ये। तो इस जगह पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। m1 प्लस m2 अपॉन m1 को एक जगह पे रख देते हैं, ये एक पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, और v स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर को एक जगह पे रख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है ताकि हम लोग कैंसिलेशन का प्रोसेस कर सके। तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 एक जगह है, v स्क्वायर अपॉन u1 के स्क्वायर एक जगह है। v की वैल्यू हम लोगों ने इतनी निकाली थी, ठीक है, तो v का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर v का स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा, होल स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये हो गया m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है, और u1 का स्क्वायर पहले से है। तो इस v की वैल्यू मैंने रखी, तो ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या बच गया, m1 अपॉन m2 ये वाला टर्म, m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m1 का स्क्वायर मीन्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो ये वाला टर्म यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, ये वाले को सेपरेट करते तो क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक m1 के साथ कैंसिल, m1 प्लस m2 एक m1 प्लस m2 के साथ कैंसिल, तो कितना बचा, m1 अपॉन m1 प्लस m2, इतना बच गया। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया, इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 विच इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसे लेस देन 1 है, देख लीजिए। अगर m1 की वैल्यू आप कितना पुट करते हैं, 10, m1 की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 10, और m2 की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 20, ठीक है। तो kf अपॉन ki कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 10 प्लस 20 दैट इज 10/30, ठीक है, 0 0 कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, kf अपॉन
kf अपॉन ki कितना है 1/3 विच इज ऑलवेज लेस देन 1। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, m1 की वैल्यू 5 कंसिडर कर लीजिए, m2 की वैल्यू 10 कंसिडर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5 + 10 15 अगेन 1/3 आ जाएगा। मतलब m1 और m2 की कुछ भी वैल्यू लेंगे आप यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हमेशा kf अपॉन ki क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये लेस देन 1 आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि kf अपॉन ki इज लेस देन 1, ऐसा लिख सकता हूँ, लेस देन 1। इसी को क्या लिख सकता हूँ, kf फाइनल इज ऑलवेज लेस देन 1। इनइक्वालिटी पढ़े आप लोग, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, kf इज लेस देन ki हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन हमने प्रूफ किया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। अगर हम लोग m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा, अगर सपोज जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे खड़ा हुआ है, किस पे है, रेस्ट पे है, उसका वजन कितना है 10,000 किलोग्राम, कितना है 10,000, और जो मूव करते आ रहा है जिसकी वेलोसिटी u1 थी, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी u1 थी, अगर उसका वो वेट 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम सपोज। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को समझ आया, मैंने क्या किया, ये एग्जांपल देके समझा दिया है। यहीं पर अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सपोज इफ m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है, एंड m2 इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम, कितना 10,000 किलोग्राम। ठीक है, तो kf अपॉन ki क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m1 1 अपॉन 1 प्लस 10,000, 1 प्लस 10,000 मतलब 10,001, अप्रॉक्स 10,000 ही ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10,000, तो ये कितना आएगा 0.0001 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा कि kf अपॉन ki की वैल्यू कितनी आई 0.01, ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं 0। मतलब कोलिजन के बाद अगर हमारा इनिशियली अगर जो ऑब्जेक्ट m2 है उसका मास अगर बहुत ज़्यादा है, क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, उसका मास बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट सेकंड का मास बहुत ज़्यादा है, तो आफ्टर कोलिजन अगर दोनों एक साथ चलते हैं, आफ्टर कोलिजन अगर स्टिक होकर चलते हैं, तो ऑलमोस्ट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि हेंस व्हेन अ लाइट मूविंग बॉडी, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये 0 के अप्रॉक्स है, 0 के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि kf अपॉन ki इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो सकता है, kf इज इक्वल टू 0, क्योंकि ki इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, हेंस व्हेन अ लाइट मूविंग बॉडी, hence when a light moving body collides against any massive body, collides against any massive body at rest and sticks to it, practically all of its kinetic energy is lost, practically all of its kinetic energy is lost। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कवर किया है। अब हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक 1 या 2 नंबर का जो बच गया है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो इसका डेफिनेशन क्या है, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग डेरिवेशन किए थे कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, किसका, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी, उसको हम लोगों ने क्या देखा था, v1 माइनस v2, रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दो वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आफ्टर कोलिजन v1 माइनस v2, ठीक है, बिफोर कोलिजन
क्या रहता है रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2, क्या रहता है u1 माइनस u2, ठीक है। तो इनिशियल के लिए u यूज करते हैं, फाइनल के लिए v यूज करते हैं। तो बिफोर कोलिजन u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन v1 माइनस v2, ठीक है। तो अगेन एक बार पढ़ ले तो मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा 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 हमको पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है। क्या लेनी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसी को मैथ्स में मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैंने -3 लिखा हुआ है मॉड में, किसमें? मॉड में, मॉडुलस में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। उसी प्रकार अगर मैंने -4 लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो -4 है एक नंबर -4, इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कितना होता है? 4 होता है। ऑलवेज टेक्स द पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय ई एंड इट इज इक्वल टू मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 केसेस देख लेते हैं। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, जो सबसे पहले हमने डेरिवेशन किया था, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1। E इज इक्वल टू 1 कब आएगा? E इज इक्वल टू 1 कब आएगा? जब ऊपर और नीचे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऊपर और नीचे सेम रहेगा। मतलब हम लोगों ने प्रूफ किया था फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। प्रूव किया था कि नहीं किया था? किया था, याद है आप लोग को मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऊपर और नीचे बराबर हो गया, ठीक है। दोनों बराबर होने के कारण क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर होने के कारण से क्या हो जाएंगे? इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला आप लोग को समझ आ गया, ठीक। दूसरा, हम लोगों ने जो अभी सेकंड डेरिवेशन किया वो किसके लिए किया? फॉर अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक, हम जो इन इलास्टिक कोलिजन का बात पढ़े वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। उसमें आप लोग ये देख पा रहे थे कि जब दो बॉडी कोलाइड हो रही थी, क्या हो रही थी? कोलाइड, तो उसमें सेपरेशन नहीं हो पा रहा था, दोनों बॉडी चिपक जा रहे थे और साथ साथ ही चल रहे थे। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया था उसका? v1 माइनस v2 क्या हो गया था? 0 हो गया था। और v1 माइनस v2 की वैल्यू 0 मतलब E इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग विल बी इक्वलेंट टू 0 ओनली, ठीक है। समझ गए? तो हम लोगों ने जो सेकंड डेरिवेशन किया है वो किसके लिए? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम लोगों ने जो केस देखे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखा है, पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन जो हमने किया था वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन नहीं हो पाया था, दो ऑब्जेक्ट चिपक के साथ साथ चल रहे थे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया? 0। मतलब सेपरेट नहीं हो पाए, दोनों सेपरेट नहीं हो पाए। तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। जब सेपरेशन ही नहीं है, चिपके हुए हैं, तो उनके बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा कि नहीं? अगर मैं एक बाइक में चल रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से और मेरे साथ पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो हम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ तो वो भी मेरी गाड़ी में बैठा है, तो वो भी 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 50 माइनस 50 0। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई बंदा मेरे आगे चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से और मैं 50 किलोमीटर पर आवर से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट 60 माइनस 50 दैट इज 10 हो जाएगा, है ना। तो समझ गए मैं क्या बोला? कि मेरे पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुआ, सेपरेशन की वैल्यू 0 रखी, तो u1 0 अपॉन समथिंग 0 आ गया, ठीक है। समझ आ गया? थर्ड केस हम लोग फर्स्ट केस और थर्ड केस का क्या किए हैं? डेरिवेशन को डिस्कस किए हैं। फिर है फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब इसी में परफेक्टली नहीं रहता वो, मतलब ये आइडियल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आइडियल। ये इन आइडियल कंडीशन है। क्या? इन आइडियल कंडीशन, मतलब आइडियल कंडीशन नहीं है। तो उस केस में जो v1 माइनस v2 होता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जो वैल्यू होती है वो लेस देन क्या होती है? u1 माइनस u2 होती है। u1 माइनस u2 मतलब सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सपोज ये हो गया 10, तो ये मान लो कि हो गया 15, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/15, तो इसकी वैल्यू समथिंग 2/3, तो 0.67। तो E की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 नहीं होगा। E इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि v1 माइनस v2 इज लेस देन u1 माइनस u2। एक एग्जांपल लिया 10 इज लेस देन 15, तो E इज इक्वल टू 10/15, 2/3 इज इक्वल टू 0.67, ठीक है। ये आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा केस 2।
देन केस 4 देखते हैं जिसको सुपर इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसमें ऐसा होता है कि जो कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी है क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? कोलिजन होने के बाद इंक्रीज होती है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2 इज ग्रेटर देन u1 माइनस u2। तो सपोज ये 15 है, ये 10 है, तो E कितना हो जाएगा? 15/10 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5। तो इसमें E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। कहने का मतलब है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है सुपर इलास्टिक कोलिजन में। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लेक्चर को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कॉल करके या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। होपफुली ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के लिए कम से कम डॉट प्रोडक्ट का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।